हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोरर फिजिक्स। आई एम ऋषिकेश विभूते। आज का हमारा टॉपिक डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ओके, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो आपने बचपन से पढ़ा ही है, राइट? क्या आपको पता है अर्थ और सन, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो कंटिन्यूसली लग रहा है। एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। सन अर्थ पर ऑलमोस्ट 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अगर अर्थ और सन इन दोनों में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो क्यों ऐसा होता है कि अर्थ सन के साथ कोलाइड नहीं होती? इट इज़ लाइक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अगर मैं एक बॉल ले लूँ और इस बॉल को अगर इस रूम में रेस्ट पर से अगर छोड़ दूँ तो क्या होता है? ये अर्थ की तरफ गिर जाता है एंड इवेंचुअली इट विल कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेम काइंड ऑफ फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ सन से कोलाइड करती है? दिस इज आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंट्रोड्यूस किया था सर आइजैक न्यूटन ने उनकी किताब प्रिंसिपिया इन द ईयर ऑफ 1687। इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी होगी। ऐसा कहा जाता है कि सर आइजैक न्यूटन कभी किसी एक समय जब वो काफ़ी यंग थे, एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, शायद कुछ सोच रहे थे, एंड वन एप्पल फॉल्स ऑन हिज हेड, करेक्ट? तो वहाँ से उनका सोचना स्टार्ट हो जाता है कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये एप्पल वहीं टूटने के बाद पेड़ पर क्यों नहीं रुका या ऊपर क्यों नहीं चला गया? एंड पीपल से दैट इज हाउ ही गॉट द आइडिया कि देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्पल बाय अर्थ। उसको उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसका इक्वेशन भी काफ़ी फेमस है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इनवर्स स्क्वायर लॉ से भी समझा जा सकता है। दिस इज द इक्वेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काफ़ी सिंपल है। ये कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिन्हें मास है वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन छोटी से छोटे ऑब्जेक्ट से लेके हेवियर ऑब्जेक्ट्स तक लगता है। फॉर एग्जांपल, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगाते हैं, दो प्रोटॉन भी लगाते हैं। सिमिलरली दो बॉल्स भी एक दूसरे पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगा सकते हैं। सन और अर्थ भी एक दूसरे पर लगाते हैं। मून एंड अर्थ भी एक दूसरे पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगा रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, लेकिन दो गैलेक्सीज जिनका मास ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लेवल का होगा, उन दोनों में भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगता है। सो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो ये है कि अगर सन और अर्थ के बीच 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और वो अट्रैक्टिव नेचर का है, तो क्यों अर्थ सन के साथ कोलाइड नहीं होती? ये एस्टिमेट किया गया है कि अर्थ का एज 5 बिलियन ईयर्स हो चुका है। मतलब 5 बिलियन ईयर्स से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो ऐसा क्यों हुआ कि अब तक अर्थ सन के साथ कोलाइड नहीं हुई? क्या ग्रेविटेशन के अलावा भी कोई और फोर्स वहाँ पर है जो अर्थ को सन के साथ कोलाइड होने से रोक रहा है? जब मैं ये क्वेश्चन मेरे क्लास में रेज करता हूँ तो एक बहुत ही कॉमन आंसर आ जाता है। पीपल कॉल इट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक काइंड ऑफ मिस्ट्री की तरह है जो क्लासेस में बहुत कॉमनली सुनाई देता है। जब सर्कुलर मोशन के किसी क्वेश्चन पर कोई जवाब नहीं दे पाता या कहीं पर किसी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से शायद ये चीज़ें हो रही हैं। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट एक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ऐसा क्या है वहाँ पे जिसकी वजह से अर्थ और सन के बीच कोलिजन नहीं हो रहा, इवन दो देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम? इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा डेमो करने की ज़रूरत है। ओके, मान लीजिए वो बॉल मैं फिर से ले लेता हूँ। ये बॉल फिर से मेरे पास है, राइट? अगर मैं इस बॉल को जीरो वेलोसिटी के साथ यहाँ से छोड़ दूँ तो एज एक्सपेक्टेड ये सीधा डाउनवर्ड मोशन में चला जाता है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी और अर्थ के साथ ये कोलाइड हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर मैं इस बॉल को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूँ तो क्या होगा? ये देखिए, इसका मोशन अब स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं हुआ, ये ऐसे आगे चला गया और फिर नीचे गया। इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस मोशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जब मैंने इस बॉल को एक वेलोसिटी के साथ ऐसे फेंका तो ग्रेविटेशन का फोर्स तो है इसके ऊपर, द डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल, लेकिन इस वेलोसिटी की वजह से ये थोड़ा सा आगे भी गया। मतलब इस बॉल ने वर्टिकल मोशन तो ट्रैवल की है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया क्योंकि मैंने इस बॉल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी थी, करेक्ट?
व्हाट हैपन्स अगर मैं इस वेलोसिटी को और ज़्यादा बढ़ाऊँ, मतलब इसको अगर मैं और तेज़ी से फेंकूँ तो क्या होगा? इट विल इवेंचुअली कम डाउन एंड इट विल डेफिनेटली कोलाइड विद द अर्थ। लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टेंस आगे भी जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस जा रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि मैंने इस बॉल को कितने वेलोसिटी से इधर फेंका था। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। मूविंग दिस पार्ट टू द नेक्स्ट लेवल, अगर मैं इस बॉल को थोड़ी और ज़्यादा वेलोसिटी दूँ तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि ये शायद इस रूम से बाहर चला जाए, इस खिड़की से बाहर चला जाए और दूसरे घर में जाके गिरे। मीनिंग जितनी वेलोसिटी मैं इस बॉल की बढ़ा रहा हूँ उतना वो आगे 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 जाता जा रहा है, बट इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू कोलाइड विद द अर्थ, करेक्ट? अगर मैं इस बॉल को 7900 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंकता हूँ तो ऐसा होगा कि ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन होने के बावजूद अर्थ कोलाइड नहीं करेगा, बल्कि एक सर्कुलर मोशन ट्रैवल करता हुआ पूरे अर्थ का चक्कर लगाकर फिर से इसी पॉइंट पर आएगा और कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। इस वेलोसिटी को कहा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाँ, ऑब्वियसली ऐसा होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जिस डायरेक्शन में इसको फेंक रहा हूँ उस डायरेक्शन में किसी भी तरह का और कोई ऑब्स्टिकल इसके बीच में ना आए, जैसे कि कोई बिल्डिंग, कोई पर्सन, कोई घर या और कुछ भी, करेक्ट? एक बिल्कुल क्लियर लाइन ऑफ साइट अगर इसको मिले तो ऐसा हो सकता है, दिस इज अ फिजिकली प्रूवन फैक्ट, कि ये पूरा का पूरा चक्कर लगाकर वापस यहाँ पर आ सकता है। इनफैक्ट यही होता है सैटेलाइट्स के साथ भी। जब हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऊपर भेजते हैं, व्हेन इट गोज इन द इंटरस्टेलर स्पेस, इसको उनको एक स्पेशल वेलोसिटी दी जाती है, जिस वेलोसिटी की वजह से अर्थ की तरफ वो अट्रैक्ट तो होते हैं बट उसको कभी कोलाइड नहीं करते। एवरी टाइम दे मेक रोटेशन अराउंड द अर्थ, ऐसा कहा जाता है कि वो सैटेलाइट अर्थ से होने वाले कोलिजन को मिस कर रहे हैं, वो अर्थ को मिस करते हुए अपना सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। द सेम काइंड ऑफ थिंग हैपन्स विथ अर्थ एंड सन। मतलब बहुत साफ है, देखिए, अगर अर्थ की वेलोसिटी हमने ज़ीरो कर दी बाय सम मैकेनिज्म तो डेफिनेटली अर्थ विल कोलाइड विद द सन। इट विल टेक मे बी फ्यू आवर्स फॉर अर्थ टू गो टू द सन, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा। 5 बिलियन ईयर से अर्थ सन के साथ कोलिजन मिस आउट क्यों कर रही है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अर्थ के पास एक मोशन थी, अर्थ के पास एक वेलोसिटी थी, वही वेलोसिटी उस कोलिजन को हर बार बिगाड़ रही है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग विद द अर्थ। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब के सब इसी तरह से उनकी वेलोसिटी की वजह से बचे हुए हैं। मेरे पास एक डिजिटल ऐप है जिसका यूज़ करके शायद मैं थोड़ा सा आपको ईजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अर्थ के डिफरेंट सिचुएशंस अराउंड द सन कैसे हो सकते हैं, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट्स अराउंड द सन ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटीज़। चलिए तो वो ऐप भी देखते हैं। ये इस ऐप का सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, इसको हम एज अ सन इमेजिन कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ किसी जगह पे अगर टैप करता हूँ तो वहाँ से एक प्लैनेट जनरेट होता है। ये देखिए ये प्लैनेट जनरेट हुआ और ये अब जाके अर्थ से सन से कोलाइड कर दिया, करेक्ट? तो इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं। दिस विल गिव यू अ रियली नाइस आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद द ग्रेविटेशन, है ना? तो जैसा कि एक बॉल हम छोड़ सकते हैं अर्थ के सरफेस के पास, ये देखिए ऐसे ज़ीरो वेलोसिटी से, तो ये जाके कोलाइड करेगा, है ना? हम ज़ीरो वेलोसिटी से कितने भी बॉल छोड़ें ये डेफिनेटली जाके उसके साथ कोलाइड कर देंगे आफ्टर सम टाइम, करेक्ट? क्या होता है अगर मैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोड़ दूँ? ये देखिए, यू कैन सी कि ये थोड़े समय बाद ग्रेविटेशन की वजह से उससे कोलाइड हो जाएगा, है ना? ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी वेलोसिटी अब बढ़ा दी, बट इट विल इवेंचुअली कोलाइड, है ना? राइट? अगर मैं इसको सर्कल में भेजना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, क्या दिख रहा है आपको? ये ऑलमोस्ट क्या सर्कल बन रहा है? क्या ये ऑलमोस्ट सर्कल बन रहा है? हाँ, ये देखिए, ये सर्कल बन रहा है। इसको अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ तो ये अभी एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता हुआ उसके अराउंड अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। नाउ आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस पर ग्रेविटेशन का फोर्स ये ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल लगा रहा है, बट उस वेलोसिटी की वजह से द ऑब्जेक्ट इज नॉट कोलाइडिंग विद द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर। वो कंटिन्यूसली रोटेट करता जाएगा, वो एक्चुअली इसकी तरफ फॉल हो रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऑब्जेक्ट इस सेंटर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ फॉल हो रहा है, लेकिन वो कोलाइड नहीं कर रहा है। इट इज़ ऑलवेज मिसिंग दैट कोलिजन, है ना? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में ही अपना
रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे। ये देखिए, ये इलिप्टिकल पाथ में भी अपना सर्कल कंप्लीट कर सकता है। सर्कल कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वेलोसिटीज़ एग्जैक्टली मैचअप हो, वो सारी कंडीशंस मैचअप हो। अगर वो कंडीशंस मैचअप नहीं हो रहे हैं देन द ऑब्जेक्ट विल कंप्लीट इलिप्टिकल मोशन अराउंड द सन, और यही होता भी है। ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ये देखिए एक छोटा सा इलिप्स बना है और ये जो सेंटर का ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ये इसके फोकस पर है, मतलब कि सन हमारे अर्थ के फोकस पर है। इलिप्स को 2 फोकस होते हैं, उसमें से एक फोकस पर आपका सन कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी जो आपने डेमो देखा उसमें हमने देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सन के अराउंड घूमे तो वो सर्कुलर पाथ में ही घूमे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में भी जा सकता है। इनफैक्ट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्लैनेट जब सन के अराउंड रोटेशन करेगा तो इट इज़ एक्चुअली क्वाइट ईजियर फॉर इट टू हैव एन इलिप्टिकल ऑर्बिट दैन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ऐसा क्यों? क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक स्पेशल केस सर्कुलर ऑर्बिट होता है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर कहें तो इलिप्स का एक स्पेशल केस सर्कल होता है। इलिप्स में जो मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं उनकी वैल्यू अलग अलग होती है, उनकी लेंथ्स अलग होती हैं। अगर इलिप्स में आप एक केस ऐसा क्रिएट करें जिसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की वैल्यू इक्वल हो जाए तो वो शेप ही एक्चुअली सर्कल कहलाता है। प्लैनेट्स को सर्कुलर मोशन में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी होता है, जैसे कि वो किस डिस्टेंस पर है, उस डिस्टेंस पर उनकी वेलोसिटी स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो सर्कल में जाए बिना वो एलिप्स में जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए सारे के सारे प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स सर्कुलर पाथ में नहीं जा रहे, वो एक्चुअली इलिप्टिकल पाथ में जा रहे हैं। लेकिन हमारे बुक्स में ईजियर कैलकुलेशंस के लिए समझा जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। इनफैक्ट इट इज़ नॉट ट्रू, वो जा रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, और ये एक लॉ माना जाता है। योहानस केपलर नाम के एक साइंटिस्ट ने, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने पेपर में जो कि उन्होंने पब्लिश किया था इन 1609, यानी कि न्यूटन की ग्रेविटेशन लॉ से लगभग 80 साल पहले उन्होंने केपलर्स लॉ के नाम से इन्हें पब्लिश किया था। उसमें जो सेकेंड लॉ है, दैट सेकेंड लॉ स्टेट्स कि ऑल दी प्लैनेट्स दैट आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन आर ऑर्बिटिंग इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, और उनका उस इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो फोकस रहेगा उस फोकस पर सन सिचुएटेड होगा। सो इस पूरे डिस्कशन में हमने ये देखा कि अर्थ पर सन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है एंड द अर्थ इज एक्चुअली फॉलिंग टूवर्ड्स द सन बट मिसेस इट एवरी टाइम। तो जो गुड फिजिसिस्ट हैं ना, जो अच्छे ऑथर्स हैं, वो उनके बुक्स में, उनके पेपर्स में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अर्थ इज फॉलिंग टूवर्ड्स द सन बट मिसिंग इट एवरी टाइम, है ना। तो गिरने का मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली कोलाइड ही होते हैं, नहीं। गिरने का मतलब ये है कि सन ने अर्थ को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स में बांध कर रखा है। अगर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर काम नहीं करता तो अर्थ की जो वेलोसिटी है, जो कि बहुत ट्रिमेंडस वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से अर्थ ड्रिफ्ट हो जाती इंटरस्टेलर स्पेस में, पता नहीं कहाँ जाती और किसके साथ कोलाइड करती, करेक्ट। लेकिन बिकॉज वहाँ पे सन मौजूद है, वो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और हमारी सिस्टम को बाउंड रखता है। सो आई होप कि इसके बाद अगर कोई आपको ये क्वेश्चन पूछे या कभी आपको ये क्वेश्चन आए कि अगर अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद अर्थ सन से कोलाइड क्यों नहीं कर रही, so you can give the answer to them. It is only because the earth has some velocity to it, and that's all. Thank you very much for watching this video.